आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी पाकिस्तान के मीडिया कैनवस के ऊपर से तमाम चैनल्स आपको मुकम्मल तौर पर गायब होते हुए नज़र आएंगे। फिर चंद आवाज़ें रहेंगी और इन आवाज़ों के ज़रिए आप पाकिस्तान के हालात हाज़रा और ख़बरों तक पहुँच सकते हैं। उसमें से दो टोक भी एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट तज्ज़िये मिलेंगे और बग़ैर किसी खौफ के तज्ज़िये और ख़बरें आप तक हम पहुँचा रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। राज साहब 4 बरस हमें हो गए हैं ऑलमोस्ट, बल्कि इससे ज़्यादा 4.5 बरस का टाइम हो चुका है दो टोक इस प्लेटफॉर्म का जो हमने सफ़र आगाज़ किया था। और इन 4-5 सालों के अंदर पाकिस्तान के हालात को हमने अपने व्यूअर्स तक पहुँचाया, एक एतमाद का रिश्ता और जिस अंदाज से लोगों ने हमें सपोर्ट किया। अब राज साहब सहाफ़त के अंदर हमेशा कोई ना कोई ट्विस्ट आता है, कोई ना कोई इम्तिहान आता है, तो हम तो हर दौर में इम्तिहान ही देते आए। खान साहब के दौर में, उससे पहले भी और आज भी हमने इम्तिहान दिया है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। हैविंग सेड दैट 3 ख़बरें जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने उस तरह से जगह नहीं दी। पहली चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ के दोस्त मीर जाफ़र, मीर सादिक, बहुत सारे हमें जमात के अंदर मिलेंगे जिन्होंने मंगल का दिन बहनों के साथ मंसूब कर दिया और जुमेरात का दिन अपने साथ और इस महाज को खाली छोड़ दिया। अडयाला जेल के बाहर लोगों की एक बड़ी तादाद, अवामी सुनामी हमेशा इकट्ठा होता है। आज भी सूरत हाल क्या है ये भी हम अपने सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन राजा साहब, जाएगा कौन, ये सबसे अहम सवाल है। इसका मैं चाहूँगा कि एक तफसील के साथ अहाता किया जाए और फिर ये जो गैर मुल्की ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती का केस है इसमें मज़ीद गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और बड़े घर के बच्चों की अब बात हो रही है। और हाउस ऑफ शरीफ के लिए राजा साहब जो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या ये एक डिसाइसिव मूवमेंट है इनकी सियासत के अंदर, क्या इस फैसले, इस गिरफ़्तारी और इस बुनियाद के ऊपर इनसे कुछ मांगा जाएगा? चूँकि हमने हाउस ऑफ शरीफ के बहुत सारे सहाफ़ियों को हाउस ऑफ शरीफ के ख़िलाफ़ ही बोलते हुए देखा और ये किसी अनहोनी से कम नहीं है या मफादात की जंग है। और फिर जो DIG ऑपरेशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो सहाफ़ियों ने जो उनके साथ सलूक किया, और फिर राज साहब ईरान अमेरिका जंग की भी कुछ इतलात हमारे पास और कुछ ख़बरें उस हवाले से भी हैं और वो भी शेयर करेंगे अपने सुनने वालों के लिए। लेकिन जो मेरा पहला सवाल है राज साहब, अलीमा खान मुसलसल मंगल वाले दिन जोर हमेशा उन्होंने लगाया, दबाव भी अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर डाला कि निकलो पाकिस्तान के लिए निकलना पड़ेगा, इमरान खान के लिए निकलना पड़ेगा। मैंने पिछले दिनों उनकी एक स्टेटमेंट मेरी नज़रों से गुजरी जिसमें राज साहब उन्होंने कहा कि इमरान खान से अगर मुलाकात हो भी जाती है तो वो क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना कि स्ट्रीट मोबिलाइजेशन करो, वो तुम्हें पहले ही पैगाम आ गया था, निकलो तहरीक चलाओ, वो खान साहब पहले कह चुके हैं और 1 साल पहले ही तमाम बातें हो चुकी हैं। तो अब कौन सा ऐसा काम किया जाएगा कि इमरान खान दोबारा से कहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलें? ऐसा मंगल मायूसी का दिन होता है या फिर उम्मीद का दिन होता है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि मुलाकात तो आज भी नहीं होगी। 5-6 लोगों के नाम आए और मैं आज नईम हैदर पंजोता का एक पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उसे ट्वीट किया हुआ था, रीट्वीट किया, जिसमें वो कह रहे थे कि तमाम MNAs MPs दरख्वास्त है कि आप पहुँचे। राज साहब मामला दरख्वास्तों मिन्नत तरलों पर आ गया है, ये इनकी ड्यूटी नहीं थी? और क्या ये पैगाम गौहर की तरफ से नहीं आना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई कल मंगल है और हम तमाम कायदीन जाएंगे, जितने भी आपके धड़े आप इकट्ठा कर लें? लेकिन हमें वहाँ पे एक इंतशार नज़र आता रहा। ऐसा देखें हाशमी साहब, अडयाला जेल में मुलाकात का दिन, इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी 2 ख़बरें हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि चूँकि लोग रज़ा डार केस के मुतल्लिक भी सुनना चाहते हैं तो हम पहला चंक जो है वो ज़रा रज़ा डार केस के मुतल्लिक जो आपके पास ख़बर है और उसके बाद कुछ चीज़ें हमारे पास हैं तो हम उसके साथ प्रोग्राम का आगाज़ करें और फिर वो जो इस्टेब्लिशमेंट अडयाला जेल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक ख़बर है उसकी तरफ भी आते हैं। राज साहब चले यहाँ से शुरू कर लेते हैं और ये भी खबर भी ऑब्वियसली सियासतदानों से इसका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डेवलपमेंट है वो भी हम बताते हैं। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DIG फैसल कामरान की और उसमें जो सहाफ़ियों के साथ उनका टाकरा हुआ, ऐसा लग रहा था कि शायद उनको डांट डबट के भेजा कि जाओ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। इंतहाई मौदबाना आजिज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उनको आईना दिखाया गया। हमारे एक दोस्त हैं मुजाहिद शेख साहब, दुनिया TV में हुआ करते थे एक ज़माने में। सुनने में यह आया कि उनकी नौकरी
के पीछे भाई साहब पड़ गए थे और फिर उन्होंने वहीं पे खड़े होकर उनको कहा कि आप मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए और आपने मुझे नौकरी से निकलवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो खाका खींचा गया वो क्या था? एक तो 15 की कॉल का जिक्र किया गया राय साहब। अब मुझे नहीं पता कि बाहर से क्या 15 की कॉल हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन हमने एक दफ़ा कोशिश ज़रूर की थी एक वाक़े के सिलसिले में, लेकिन राय साहब बरतानिया से 15 की कॉल जो है पाकिस्तान में नहीं होती। 15 की कॉल का भी जिक्र हुआ। फिर कुछ जो टाउट सहाफ़ी हैं, एंड आई नो आप हमेशा ये बात करते थे कि इनको टाउट ही कहना चाहिए, वो टाउट सहाफ़ी एक बयानिया ये बना रहे थे कि इसमें बड़े घर के बच्चे इन्वॉल्व नहीं है, उनको फंसाया गया, ये लेन देन का मामला है और चाय की प्याली में एक तूफ़ान बर्पा किया जा रहा है और एक इशू को जो इशू नहीं है उसे एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। ये राना सनाउल्लाह ने बात की। और फिर ये भी दावा सामने आया कि मरीम नवाज़ की तरफ से ख़ास हदायत थी कि आपने इस वाक़े के ऊपर फ़ौरी तौर पे कार्रवाई करनी और हमें रिज़ल्ट चाहिए। अच्छा, वो तो पाकिस्तान में CCTV ने भांडा फोड़ दिया कि ये पुलिस ने ताकुब नहीं किया था, बल्कि एक्सीडेंट हुआ एक गाड़ी का जिसका पर्चा भी हुआ, 3 लाख का पर्चा है जो नुकसान हुआ। और फिर वो फैमिली भी सामने आ गई जिनकी गाड़ी को हिट किया। तो पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी थी कि भाई हमने पकड़ा और टीमें तश्कील दी गई, एक को हमने भट्टा चौक भेजा, एक को हमने डिफेंस भेजा, फेज़ 6 फेज़ 7 और न जाने कहाँ कहाँ, वो कहानी भी ख़त्म हो गई। फैसल जो कामरान है वो क्या कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वो कहते हैं कि 1 जुलाई को 12:40 पर मेरी पहली कॉल मौसूल हुई। ये कॉल बच्चियों के वालिद कार्लोस ने की। गाड़ी के नंबर से ट्रेसिंग शुरू हुई। 29 जून को ख़वातीन लाहौर पहुंची। इब्तदाई तौर पर हमें जिस बंदे ने बुलाया इसका और गाड़ी का नंबर पता था, ये उनका मौक़िफ़। और पहला छापा सरगोदा में पड़ा, फिर डिफेंस वाले घर में, फिर पता चला कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं और ये बात उनकी फैमिली में भी कंफर्म की। लड़कियां फ़िल्टर हाउस पहुंचती हैं। इस दौरान ASP डिफेंस वहां पहुंचे, SP कैंट रज़ा डार को गिरफ़्तार करते हैं और बात CCPO, IG और हुकूमत के नोटिस में लाई गई। अब केस मुकम्मल हो गया, इसलिए आज हम हक़ाइक़ आपके सामने ला रहे हैं। उन्होंने हक़ाइक़ का तज़किरा किया। अब ये हक़ाइक़ क्या हैं? अच्छा, ये हक़ाइक़ क्या थे? सवालों का जवाब नहीं दिया गया। आमतौर पे सहाफ़ियों को तैयार होकर जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जो सवाल हो सकते थे, एक जज का मामला, वो भी आपने पसे पुश डाल दिया। उसके घर में आप दाखिल हुए और उसको धमकियाँ दी गई कि DIG साहब बात करना चाहते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट से रब्ता नहीं होता, दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं। फिर उन्होंने उसके ऊपर माफ़ी भी मांग ली। लेकिन ऐसा जब जज ज़ेबा के बारे में खान साहब ने कुछ बातें की थी और बड़ी जेन्युइन की थी कि आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, तो राय साहब पूरी अदलिया एक तरफ हो गई थी जज ज़ेबा को बचाने के लिए और इमरान खान ने जाकर ख़ुद माफ़ी मांगी थी कि बताइएगा कि मैं कानून और आइन का एहतराम करता हूँ और आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं मैं इसका भी एहतराम करता हूँ और आपसे अगर आपकी दिल आज़ारी हुई तो मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आज एक जज के घर के दरवाजे तोड़ दिए गए। राय साहब क्या लगता है आपको, जब जज इंसाफ के साथ खड़ा नहीं होगा और अदलिया कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, इस मुल्क के अंदर डोगर कोर्ट्स हों, इस मुल्क के अंदर अमीन कोर्ट्स हों, इस मुल्क के अंदर अफरीदी कोर्ट्स हों, तो राय साहब फिर सूरत हाल कुछ ऐसी ही बनती है? अच्छा, रज़ा डार केस के 3 पहलू ऐसे हैं, अगर इन 3 पहलुओं का जायज़ा लिया जाए तो उससे ये पता चलता है कि ये तहकीकात शफाफ नहीं हो रही। नंबर 1, सबसे पहले शफाफ तहकीकात का तकाजा ये था कि सबसे पहले चूँकि बराह रास्त अली डार और इसहाक डार के ख़ानदान से ये केस जुड़ा हुआ है और वो बराह रास्त इस वक्त इक़्तिदार में हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ा ओहदा है और उसके बाद वो चूँकि मियाँ नवाज शरीफ के समधी हैं, तो मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर हैं, मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी पूरा जो ख़ानदान है, पूरा टब्बर जो है वो इस वक्त इक़्तिदार पर फॉर्म 47 के ज़रिए काबिज़ है। अब एक शफाफ तहकीकात के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए था कि जब तक ये तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, कम से कम लेवल की मैं मोरालिटी बता रहा हूँ, कम से कम अखलाकी लेवल ये होना चाहिए था कि जब तक ये तहकीकात मुकम्मल नहीं होती इसहाक डार इस्तीफ़ा दें। इस्तीफ़े से मुराद ये है कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक वो अपने ओहदे से अलग हो जाए। और इसी तरह अली डार के पास जो मरियम नवाज़ ने उनको नवाजा हुआ है वो भी अपना ओहदा तहकीकात मुकम्मल होने तक छोड़ दें। हालांकि मरियम नवाज़ भी इस केस पर असरअंदाज हो सकती हैं, शहबाज शरीफ भी हो सकते हैं, पूरा टब्बर ज़ाहिर इक़्तिदार में है तो सभी असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इसहाक डार और अली डार को
उस वक्त तक, जब तक ये तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, अपने ओहदे से अलग हो जाना चाहिए था। दूसरा पहलू ये है कि एक जो अखबार है और इसी तरह एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अगर वो तमाम CCTV फुटेज सामने ला सकता है, तो CCTV फुटेज का जो पूरा निज़ाम लाहौर की इंतज़ामिया के पास है, लाहौर की पुलिस के पास है, इन्होंने ने उससे पहले तक CCTV फुटेज रिकवर क्यों नहीं की? CCTV फुटेज को या उसके कुछ हिस्से जो हैं, ये इन्होंने एक ख़बर की सूरत में या प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में या अपने मौक़िफ़ की सूरत में ये सामने क्यों नहीं लेके आए? और अगर ये डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, ये यासिर शामी अगर ये सामने ना लेके आते ये फुटेज, CCTV फुटेज, तो इसका मतलब है कि इस केस को जो एक भोंडा रंग दिया गया था या जो भोंडी कहानी गढ़ी गई थी, उसी भोंडी कहानी के पीछे पूरी पाकिस्तानी कौम को लगा दिया जाता और अपने टाउट साफ़ियों के ज़रिए इनकी सफाइयाँ पेश की जाती कि नहीं, ये तो बड़े नेक शरीफ और बड़े पाकबाज लोग हैं और ये दाता दरबार की टोपियाँ पहनते हैं, क्योंकि ये जो दरबार है ना, हाँ, ये इसहाक डार साहब जो है ना, ये कहते हैं कि मुझे बड़ी लगाव है, बड़ी उनसियत है मुझे और मेरी फैमिली को दरबारों से, तो ये इन दरबारों से जुड़ी जो कमेटियाँ ना, इनके चेयरमैन बन जाते हैं हमेशा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि शायद ये एक दिलचस्प वाक़या हमारे व्यूअर्स में से शायद कुछ ही लोगों के इल्म में होगा और कुछ ही साफियों के इल्म में होगा कि हमें एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग में बताया गया था कि जिस वक्त, यानी इससे पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी और एक आला शख्सियत का इंतखाब होना था, यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पिछली जो इस्टेब्लिशमेंट थी, तो उस वक्त फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर से पिछली इस्टेब्लिशमेंट, तो जब एक आला शख्सियत का इंतखाब होना था, एक आला फौजी शख्सियत का, तो इसहाक डार उनको इमाम बरी एक मज़ार है इस्लामाबाद से मुतसिल, नूरपुर शाह से, तो वो वहाँ पे उनको ले गए थे और वहाँ से उनसे कोई वादे वईद लिए थे कि आप कभी हमारे ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं करेंगे, और मुबैना तौर पर उस शख्सियत ने वहाँ हलफ वगैरह भी उठाए थे कि जी बिल्कुल हम हुकूमत के साथ रहेंगे और आपके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म का इक़दाम नहीं करेंगे। तो ये ख़ुद को पूरा ख़ानदान ये ज़ाहिर करता है कि हम बड़े अल्लाह के वली हैं और हम बड़े इस तरह के यानी दरबारों की खिदमत करने वाले और बहुत नेक और पाकबाज हैं, और टोपियों के साथ जो है ना इनकी ये तस्वीरें खिंचवाते हैं और मीडिया के अंदर भी लेके आते हैं। अब इसके अंदर जो दूसरा अहम पॉइंट है वो ये है कि वो लड़कियां अगवा थीं और इस दौरान उनके वालिद को किसने बताया कि वो अगवा हो गई, और फिर उनके वालिद ने बैरून मुल्क से कॉल कर दी। नंबर 2 ये। नंबर 3 के आपका जो एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है तो मोबाइल फ़ोन्स का जियो फेंसिंग के ज़रिए, यानी मोबाइल टावर्स के ज़रिए, वो अब इतना जदीद हो रहा है कि आप 30 मिनट के अंदर वो सारा रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। उससे आप जिस शख्स का रिकॉर्ड निकालते हैं उसकी लोकेशन पता चल जाती है, आपको ये पता चल जाता है कि पिछले 10 दिन 12 दिन में एक सेकंड में उसकी लोकेशन क्या थी, वो कहाँ मौजूद था। जी जियो फेंसिंग। तो जियो फेंसिंग का कोई रिकॉर्ड जो है ये सामने नहीं लाया गया, एक वेग स्टोरी जो है ये बनाई गई, और ये जो फैमिली की FIR भी दर्ज हुई है ये अब जाके हुई है जब ये पता चला कि एक गाड़ी के साथ इनकी गाड़ी की टक्कर हुई और उसके नतीजे में वो लड़कियां वहाँ से निकलने में कामयाब हुई। ये भी FIR पहले दर्ज नहीं हो रही थी, ये भी अब जाके दर्ज की गई है, यानी ये एक आफ्टर थॉट है और एक कवर अप स्टोरी है कि उसके बाद चलें अब ये CCTV फुटेज भी सामने आ गई है, वो फैमिली भी सामने आ गई है, तो इनकी हम FIR दर्ज कर लेते हैं। अब इसके अंदर तीसरा अहम पहलू है कि इसहाक डार इससे पहले वज़ीर ख़जाना रहे हैं कई मरतबा, इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये भी कहा जाता है कि वज़ारत ख़जाना के अंदर बड़ी टांग अड़ाते रहते हैं, और वज़ारत ख़जाना के सोर्सेज ये कहते हैं कि वो इसहाक डार की मुदाखलत से ज़्यादा खुश भी नहीं है। अली डार जो हैं वो भी बड़े दावे करते हैं कि जी हम
मुल्क की मोहब्बत में, कौम की मोहब्बत में वापस आ गए। पहले तो जब हुकूमत गई तो सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारी, अब जब हुकूमत आई है फॉर्म 47 के ज़रिए तो हम वापस आ गए। लेकिन आप इनसे तवक्को करते हैं कि अगर ये क्रिप्टो करेंसी का कारोबार था, अगर ये क्रिप्टो करेंसी के कारोबार का मामला था और माली लेन देन था, तो जो हुक्मरान तबका खुद बैरून मुल्क इन्वेस्ट कर रहा है क्रिप्टो को, पाकिस्तान में तो नहीं इन्वेस्ट हो रहा था ना, को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो नहीं इन्वेस्ट हो रहा था हाशमी साहब। तो जो हुक्मरान तबका और जिनके बच्चे, अली डार को आप देख लें, ये खुद कहते हैं हमने यूएई में बनाए हुए टावर और इनके टावर्स हैं। इसी तरह जो मियाँ नवाज शरीफ के जो बच्चे हैं उन्होंने लंदन में जायदादें बनाई हुई हैं। अब ये जो रज़ा डार यानी जो एक इनकी सबसे नई नस्ल है, उन्होंने क्रिप्टो का जो कारोबार किया वो भी बैरून मुल्क किया, वहीं इन्वेस्टमेंट की। तो ये किस मुंह से लोगों को, बैरून मुल्क लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। यानी ये हमारे जो ताकतवर हल्के हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि क्या ये हुकूमत कन्विंस कर सकती है बैरून मुल्क सरमायाकारों को कि आप पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। क्या ये पाकिस्तान का फेस हो सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर? इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टोरीज छपी हैं, इंडियन अखबारात में, मैगजीन में जो स्टोरीज छपी हैं, ऊपर हेडलाइंस में कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नवासा, मियाँ नवाज शरीफ का करीबी रिश्तेदार, मरियम नवाज का करीबी रिश्तेदार। तो अब भी कोई सियासी लिहाज से, किसी किस्म की सियासी लिहाज से कोई इनमें रत्ती भर शर्म है? अगर ये कोई जमहूरी मुल्क होता, यहाँ कोई अखलाकियात होती, तो ये सब इक़्तिदार से अलग हो जाते। ये इतना बड़ा वाक़या हुआ है। अच्छा, अब इसको जोड़ रहे हैं कि जी ये एक लेन देन का मामला था। अगर लेन देन का भी मामला था तो क्या ये जस्टिफाइड है कि कोई ख़वातीन, चाहे वो पाकिस्तानी हों, आपकी रिश्तेदार हों, आपकी दोस्त हों, बैरून मुल्क की दोस्त हों, आप उनको अगवा कर लें? ये तो साबित हुआ है ना कि वो अगवा हुए हैं। ये तो अब पुलिस को भी मानना पड़ा ना कि वो अगवा हुए हैं, उन ख़वातीन को अगवा किया गया। तो आप इस पूरी सूरत हाल में कि एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पूरे हुक्मरान फैमिली, उनका इतना करीबी रिश्तेदार लड़कियों को अगवा करने में मुलविस है, इनके पास क्या अखलाकी जवाज़ है कि ये हुकूमत में रहें? तो ये खुद तो कभी भी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। ये जो आपके ताकतवर हल्के हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये हमारे फेस है। फिर बहुत से लोग सवालात पूछते हैं, कुछ ट्रैवलिंग कर रहा हूँ मैं इन दिनों में, बहुत से लोगों ने ये सवालात पूछे हैं मुझसे, यानी बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों ने भी पूछे और बैरून मुल्क रहने वाले लोगों ने भी पूछे कि ये किस तरह मुमकिन है। यानी उनके लिए ये शॉकिंग है। और ये लोग कहते हैं कि जी हम मईशत को बेहतर करेंगे, हम बैरूनी सरमायाकारी लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे बैरूनी सरमायाकारी, जब आपका अपना पूरा टब्बर जो है वो बैरून मुल्क जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर आप इन्वेस्टमेंट नाम की अपने जो आपने, वो भी पता नहीं अपने पैसे हैं या नहीं। अदालतों के फैसलों के नतीजे में तो अदालतों तो यही करार दे चुकी हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं, इन्होंने पार की है बैरून मुल्क जाके दौलत। तो आप अपने मुल्क में तो खुद तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, दूसरों को कहते हैं कि इन्वेस्ट करें। तो ये पाकिस्तान के लिए इस तरह का शर्मनाक केस, यानी करप्शन के केसेस तो हमने बहुत सुने, गिलानी ख़ानदान के सुने, अंजलिना जूली ने जो कुछ उनके मुतल्लिक का वो हम सुन चुके हैं। तुर्क खातून अव्वल का जो हार चुराया गया यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से, वो हम सुन चुके हैं। जो तोशा खाना से इन्होंने बेशकीमत गाड़ियाँ जो इन्होंने हथियाई, वो हम सुन चुके हैं। लेकिन हाशमी साहब, अगवा करना, जो बैरून मुल्क से आई ख़वातीन को अगवा करना और फिर मुबैना तौर पर उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद करना, और अगर वो आप बाहर कोई लेन देन करके मामला सेट भी कर लेंगे कि उनको चले कहा जाए कि इतने पैसे आप को देंगे और आप कोई अपना बयान तब्दील कर लें या इनको क्लीन चिट दे दें, तो क्या लोगों को नहीं पता ये डिजिटल दौर है? क्या लोगों को नहीं पता कि क्या हकीकत है? जो सवाल है ना राय साहब कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, वहाँ पर फॉरेन मीडिया भी मौजूद होगा। किसी ने सवाल कर लिया कि आपके ख़ानदान में ये काम हो रहा है एंड यू रिप्रेजेंटिंग, व्हाट इज़ द मॉरल ग्राउंड्स यू हैव? तो क्या जवाब दिया जाएगा? चलें, पाकिस्तान के सहाफ़ियों को तो आप मार देना, जिस तरह आप पिछले 4-5 सालों से मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ज़बान
बंद करते हैं, उनके ऊपर खिलाफ मुकदमात हैं। सुनने में आ रहा है 12 सहाफ़ियों 13 सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। बच्चे तुम्हारे इज़्ज़तों से खेलें और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ तुम जो है वो मुकदमे दर्ज करवाओ पीका के तहत, और ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। इंटरनेशनल आप छोड़ते मॉरल ग्राउंड्स का हैं, लेकिन बात यह है कि दुनिया में आपसे ये सवाल हो सकता है, लोगों की तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात होती है कि देखें जी उसने पर्ची पकड़ी हुई थी, देखें जी उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डरी डरी सहमी सहमी थी, अच्छा जी उसको अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आई। आपको याद है कि जब नरेंद्र मोदी एंड अलॉन्ग विद पुतिन उनकी मुलाकातें हुई, द वे दे वर एक्चुअली पासिंग द जेस्चर्स, हाथ पे हाथ मार के और बॉडी लैंग्वेज और मुस्कुरा के बात करना, लोगों ने इसको बड़ा नोट किया। फॉरेन जो पॉलिसीज़ के अंदर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बॉडी लैंग्वेज बड़ी काउंट करती है कि कौन कहाँ खड़ा था, कौन आगे आ रहा था। शहबाज शरीफ साहब जब चाइना गए तो उनकी बड़ी कोशिश थी कि वो सबसे आगे जाकर खड़े हों, लोगों ने इसको नोट किया। अब मॉरल ग्राउंड आपकी क्या रह जाएंगी? आप इंटरनेशनली ख़ासतौर पर ऐसे वक्त पे जब ईरान और अमेरिका की आप सालिसी करवा रहे हैं, तो वहाँ पर मैं उन्हें शरारती नासिर नहीं कहूँगा, चलें शरारती नासिर कह भी दें, लेकिन राय साहब ऑन मॉरल ग्राउंड ये सवाल हो सकता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल हो सकता है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से ये सवाल हो सकता है, पाकिस्तान के किसी भी मिनिस्टर से ये सवाल हो सकता है कि तुम्हारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और तुम्हारे ख़ानदान के ऊपर ये इल्ज़ाम है। राय साहब, आज अगर आप उस FIR को पढ़ें और जिसमें इस किस्म के वाक़यात में ये नहीं होता कि जनाब सुलह हो गई तो गल ख़त्म हो जाएगी, आपको इसका बाकायदा जवाब देना पड़ेगा। और अब एक मज़ीद इसके अंदर जो चीज़ सामने आई, रज़ा डार की फैमिली के मुताबिक रज़ा डार पर FIR में ज़्यादती का इल्ज़ाम नहीं, मगर अगर रज़ा डार ने बराह रास्त ज़्यादती में वो था भी तो वो भी कानून के मुताबिक इस इल्ज़ाम से बरी नहीं हो सकता। मुल्ज़िमान पर दफ़ा 375A लगाई गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ ज़्यादती के मुल्ज़िमान नहीं, इस अमल में शरीक तमाम अफराद को ज़्यादती का मुर्तकिब ठहराया जाएगा। इस केस में जो दफ़ात लगाई गई इनमें राज़ीनामे की कोई गुंजाइश नहीं, अगर ख़वातीन ख़ुद राज़ीनामा करना चाहें तब भी राज़ीनामा नहीं हो सकता। राय साहब, ये एक मेजर डेवलपमेंट है, और जिस कानून का मैंने हवाला दिया उसमें तो ये लिखा हुआ है, लेकिन देखना ये होगा कि 164 का बयान, राय साहब वो तो ऐसा लगता है कि किसी सीरियल किलर कोई फिल्म हम देख रहे हैं, उसकी कहानी कोई विक्टिम बता रहा है, और हुआ भी कुछ इसी तरह। मेरा जो आपसे सवाल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है राय साहब कि फ़ोन तहवील में लिया कि नहीं लिया, जो आपने पहला नुक्ता उठाया था, और दूसरी बात ये कि ये इट्स नॉट ओनली एन इंसिडेंट हैपेंड, एक बंदा ने किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान बुलाया और उसके साथ ये सब कुछ कर दिया, आपने एक्सेस दिया, आपने आपकी दावत के ऊपर कोई पाकिस्तान में आता है, आप उसे एक घर में रखते हैं, उस घर में क्या कुछ हुआ, ये पुलिस ने तमाम एंगल से इसकी इन्वेस्टिगेशन तो करनी है, लेकिन सबसे जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि जिस फाइनेंशियल आप क्राइम की बात कर रहे हैं, क्या इसको ओपन किया जाएगा कि $15 लाख 1.5 मिलियन की बात है, ये पैसा कहाँ से आया, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या ये रज़ा डार गलबन इस लड़के का नाम है, उसके अपने पैसे थे, क्या ये पूल के पैसे थे, ये 8 लोगों के पैसे थे जो उसमें मुलविस थे, क्या ये किराए के कातिल थे, किराए के लोग थे, इनको लाया गया मामले को देखने के लिए, संभालने के लिए, और किसी का दिल आ गया और उन्होंने कहा कि अच्छा इन्होंने कौन सा जाके शिकायत लगानी है, तो हम जो चाहें इनके साथ करें। राजा साहब, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट ना होता तो यकीनन इन्होंने कुछ भी करना था। अब तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि 8 लोगों को जो गिरफ़्तार किया गया, 3 का आज भी जिस्मानी रिमांड हुआ, कि राजा साहब ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसमें एक बड़े घर का बच्चा इन्वॉल्व ना होता तो शायद हमें CCD एक्टिव नज़र आती, वो ऑपरेशनल हो चुकी होती, और फुल फ्राई, हाफ फ्राई, ये जो टर्म्स अब ईजाद हुई हैं कि किसी न किसी की हम खबर जो सुन रहे होते हैं और हम दुनिया को बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक महफूज मकाम है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? मुझे नहीं पता कि क्रिप्टो में एक वो मोमिन साहब हैं, नेटवर्किंग पूरी दुनिया में करते फिरें, कितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आए। एक प्रोग्राम के अंदर आया साहब, मैं उन साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, मालिक साहब ने पूछा कि मोमिन मुझे आप ये बताएं कि हाउ वी कैन बाय दिस, तो उसके पास जवाब नहीं था कि क्रिप्टो को हम कैसे बाय कर सकते हैं, कोई इन्वेस्ट करना चाहे कैसे कर सकते हैं। तो आपने पूरा एक डिपार्टमेंट कहें, मिनिस्ट्री कहें, व्हाटएवर यू कॉल इट, आपने कंसोर्शियम बनाकर उस बच्चे के हवाले कर दिया। ये किस लिए था, वजूहात क्या थी, कौम को नहीं मालूम। और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, इन ख़ानदान के बड़े बच्चे अगर इसमें शामिल ना होते राय साहब, तो आज हमें एक डिफरेंट किस्म की पिक्चर नज़र आ रही होती। और अगर वो गाड़ी हिट ना होती तो किसी को पता नहीं चलना था कि ये लड़कियां कौन हैं, उसका पासपोर्ट उसके हाथ से किस तरह गया, वो भागा और किसी गाड़ी को हिट करता है। तो ये तमाम चीज़ें भी आपको लगता है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसको चेक किया जाए, सारे लोग सामने आ जाएंगे, टेलीफोन रिकॉर्ड्स देखे जाएं,
कौन कौन इन्वॉल्व था, कौन अंग्रेजी में बात कर रहा था, ऐसी खबरें भी आई राय साहब? सिर्फ और सिर्फ जियो फेंसिंग की रिपोर्ट निकाल लें। जियो फेंसिंग में सिर्फ आपको लोकेशन नहीं पता चलती, ये भी पता चलता है कि आपने किस वक्त किसको कॉल की, आपको किसने कॉल की, यानी आपके नंबर पे किसने कॉल की, कितनी कितनी देर आपकी कॉल हुई, एक एक लोकेशन जो है ये सामने आ जाएगी। अगर इसके अंदर कोई शफाफियत होती तो ये जो 5 मरतबा स्टोरी को रीड्राफ्ट किया गया, यानी बार बार उसको तब्दील किया गया, इनको ये नई से नई कहानियाँ ना गढ़नी पड़ती। और दूसरा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साफियों का अपना अंदाज होता है सवाल करना, मैं उनके इंटेंट पर शक नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने एक बहुत सुनहरी मौका ज़ाया कर दिया। जो वैलिड सवालात वहाँ पे किए जाने चाहिए थे जियो फेंसिंग के मुतलिक, जो डिजिटल रिकॉर्ड के मुतलिक, मोबाइल फ़ोन कॉल्स के मुतलिक, सीसीटीवी फुटेज के मुतलिक, 5 मुख्तलिफ स्टोरीज के मुतलिक, वो नहीं किए गए। और शायद देखिए, एक नोज़ फॉर न्यूज़ होती ना, शायद ये भी हो सकता है कि ये प्री प्लान्ड हो और जाने अनजाने में कुछ साफ़ी इस्तेमाल हो गए हों कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तलपट हो जाए इसी तरह, और वो सवालात जो कि कुछ साफ़ी करना चाहते हों उन सवालात तक नौबत ना आए। तो इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि शायद कोई साफ़ी खुद जानबूझकर या अनजाने में इस्तेमाल हुए हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये बस एक बेसिक सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और हक़ाइक़ सामने लाने से पहले इसको तलपट करवा दिया जाए। अच्छा, मैं चाहूँगा कि हम ना अब खान साहब की रिहाई और 5 राय साहब, क्या लगता है, रिहाई तो अब तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई है, लेकिन अलशिफा मुंतकली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑप्शंस हैं, आप इसे कैसे देखते हैं, जो मेरा पहला सवाल था? देखें, इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक एक दावा किया जा रहा है कि बैकग्राउंड में कोई हैपनिंग हो रही है, और ये दावा हमेशा उस वक्त किया जाता है कि जिस वक्त इस वक्त जो पीटीआई की कॉम्प्रोमाइज़ क़यादत है इसके ऊपर जब प्रेशर आता है कि आप कोई तहरीक चलाएं, जब सुहेल आफरीदी पर प्रेशर आता है, जब पीटीआई की कॉम्प्रोमाइज़ क़यादत पे प्रेशर आता है, तो फिर इस तरह की स्टोरीज सामने आती हैं। बैकग्राउंड में कुछ नहीं हो रहा। इमरान खान साहब की रिहाई का एक ही तरीक़ाकार है, और वो तरीक़ाकार ये है कि आप एक लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करें और धरने में आकर जाके बैठ जाएं। और मैं तो ये हैरान हूँ, मैं बहुत हम रज़ा डार पे बात कर चुके हैं, पीटीआई ने ये इतना बड़ा मामला था लेकिन पीटीआई ने इसके ऊपर ज़ीरो परफॉर्मेंस दिखाई है। अच्छा, कमिंग बैक टू द अडयाला जेल एंड इमरान खान, तो खान साहब की रिहाई के लिए अब वो वक्त नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आप अगर इजाज़त दें, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ये पीटीआई की नालायकी है क्या है कि बैरिस्टर गौहर ने एक जुमला कहा जी कि ये क्रिमिनल केस है और मैं बड़ी एहतियात बरतता हूँ ऐसे केसेस के अंदर, और इसहाक डार साहब के ऊपर प्रेशर है और उनके बारे में, यानी कसूर जिसका आप उसे पकड़ें, इसहाक डार के ऊपर उंगली उठानी नहीं चाहिए। दिस इज़ व्हाट चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर स्टेटमेंट अबाउट दिस इंसिडेंट। जी, अच्छा, इस स्टेटमेंट के मुतालिक अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन क्विकली चूँकि प्रोग्राम का वक्त ज़्यादा हो गया, तो इस वक्त ये जो आज का एहतजाज है जो अडयाला जेल का, इस एहतजाज के ज़रिए 1-2 हफ्तों में मोमेंटम बनाया जा सकता था इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाने वाला, लेकिन चूँकि इस वक्त पीटीआई की क़यादत नहीं चाहती कि इमरान खान साहब से इस तरह की कोई मुलाकात हो जिसमें उनका पैगाम बाहर आ जाए, तो ये तहरीक चलाने के लिए तैयार नहीं है। और अल्टीमेटली इसकी जो अकाउंटेबिलिटी होगी या एहतसाब होगा, सियासी एहतसाब, ये सुहेल आफरीदी साहब से होगा, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने ये तहरीक चलानी है। ये कोई महमूद खान चकजई का खान साहब एहतसाब नहीं करेंगे, वो तो अपने अपोजिशन लीडर बन गए हैं बगैर मैंडेट के। अलीमा खान साहिबा तो बहन के तौर पर और उनके फैमिली मेम्बर बहनों के तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश करते हैं। असल जिम्मेदारी सुहेल आफरीदी की थी, लेकिन अभी तक तो उनकी हम सियासी आनियाँ जानियाँ देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि शाम को भी आपसे दोबारा मुलाकात हो अडयाला की मज़ीद अपडेट्स के साथ, क्योंकि धरना रात तक चलना है, तो आपको बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।